हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और इस वीडियो में मैं आज वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज़ को डिस्कस करने वाला हूँ। सोलार ईपीसी में है वो। तो बेसिकली सोलार जो पूरा सेक्टर है वो एक सनराइज सेक्टर है। आप सभी को पता होगा, हर कंपनी नहीं, मतलब जो भी कंपनी सोलार में बोलती है कि मैं सोलार में काम करती हूँ, उसका स्टॉक प्राइस अपने आप ही बढ़ जाता है। और मार्केट बहुत ज़्यादा यूफोरिक है भी आजकल, और इसीलिए हर जगह आप देखेंगे कि जहाँ पे भी सोलार की बात होती है वहाँ पे कंपनीज को हर कोई बुलिश हो जाता है उस कंपनी के लिए। लेकिन एक सोलार जो पूरा सेक्टर है वो बहुत बड़ा सेक्टर है। उसमें बहुत सारी कंपनीज आती हैं, कोई मॉड्यूल्स बनाती है, थोड़ा बहुत कंपनी सेल मैन्युफैक्चरिंग भी करती हैं। सेल मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली जो सोलार होता है, सपोज उसमें सबसे पहले तो एक रिक्वायरमेंट होती है सेल बनाने की, सोलार सेल बनाने की। बिकॉज अगर आप सोलार सेल नहीं बनाओगे तो आप मॉड्यूल्स कैसे बनाओगे, फिर पैनल्स कैसे बनाओगे। तो इंडिया में अभी सेल मैन्युफैक्चरिंग की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। सेल मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा होती है चाइना में। जब आप एक सोलार पैनल को सोलार मॉड्यूल को देखेंगे तो उसमें एक सेल होता है, उसमें फिर बाकी सारे सेल उससे अटैच्ड होते हैं, चाहे वो उसकी मीन्स एनर्जी डेंसिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि वो ज़्यादा एनर्जी क्रिएट कर सके। अब बहुत सारे जब मॉड्यूल्स एक साथ लगते हैं तो उसको कहते हैं हम सोलार पैनल। तो ये डिफरेंस होता है। ये कंपनी ना तो मैं कोई कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करती है, ये सिर्फ सोलार ईपीसी में है मेजरली, और ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ सोलार प्रोजेक्ट जो इसने एस्टेब्लिश किए हैं। ईपीसी क्या होता है? ईपीसी होता है आपका इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो कोई भी कस्टमर, अगर कोई आईपीपी है, लाइक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, अगर वो चाहेगा कि मेरे को एक यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट बनाना है। यूटिलिटी स्केल और एक स्मॉल स्केल या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या फ़र्क होता है कि यूटिलिटी स्केल जब होता है वो बहुत बड़ी स्केल पे एक प्रोजेक्ट, सोलार प्रोजेक्ट इंस्टॉल होता है। वहाँ से फिर जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स होते हैं, आईपीपीज जिन्हें कहते हैं, वो अपनी आगे इलेक्ट्रिसिटी बेचते हैं थ्रू पावर परचेज एग्रीमेंट्स। उसको पीपीए कहते हैं, राइट। माइक का थोड़ा इशू हो रहा है, झूल जा रहा है। तो अगर हम एक सोलार की बात करें, सोलार सेक्टर की, तो वो सनराइज सेक्टर क्यों है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है समझने के लिए कि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है इस सेक्टर पे, बहुत ही ज़्यादा इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी लाई हैं जो बहुत सपोर्टिव हो गई हैं, कॉम्प्लीमेंट हो गई हैं इस सेक्टर के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री पॉलिसीज़ हैं। सपोज़ अगर आप चेक करेंगे, इनफैक्ट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्रीमियर एनर्जीज़ का जो आईपीओ आया था, उसका आप आरएचपी डॉक्यूमेंट्स एक बार पढ़ लेना। पूरा आपको 500 पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 152 पेज से लेके और 190, 180 समथिंग पेजेस तक है, जो मेजर डिटेल्स हैं, पूरा सोलार सेक्टर में हो क्या रहा है। अगर आप वो डॉक्यूमेंट सिर्फ पढ़ लोगे ना, आपको बहुत इमेंस नॉलेज आएगी कि पूरा इंडस्ट्री में सारी जो स्कीम्स हैं उसके बारे में समझाया है, क्या-क्या गवर्नमेंट का फोर्स चल रहा है, यहाँ पे प्रेशर डाल रही है वो। प्रेशर है ना, पॉजिटिव वे, नेगेटिव वे में नहीं। इंसेंटिवाइज़ कर रही है बेसिकली पूरे इंडस्ट्री को। तो लाइक एज़ आई सेड, गवर्नमेंट का टारगेट ये है 2030 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है इंडिया में वो 500 गीगावाट्स की होनी चाहिए। अब गीगावाट, मेगावाट और किलोवाट में आप फ़र्क समझ लीजिए, वरना पूरी वीडियो पे आप कंफ्यूज होते रहेंगे। तो जब 1000 किलोवाट्स मिलता है तो वो 1 मेगावाट बनता है। जब 1000 मेगावाट कंबाइन होता है तो वो 1 गीगावाट बनता है। तो 500 गीगावाट की कैपेसिटी लगानी है 2030 तक। और अभी कितनी है कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी की इंडिया में? अभी है 180 टू 190 गीगावाट्स के अराउंड, और उसमें से भी 80 टू 90 गीगावाट्स है सोलार कैपेसिटी। तो जितनी भी सारी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटीज़ हैं, उसमें से लेट्स से विंड है, हाइड्रो है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट सोर्स है एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी का, वो फिलहाल है सोलार। और इसका एक रीज़न ये भी है कि जैसे आपकी पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, वो है अराउंड 6 टू 6.5 किलोवाट पर आवर, राइट। रुपीज़ पर किलोवाट, सॉरी। तो लेकिन जो आपका सोलार है वो 2 टू 2.5 की रेंज में है, मैक्सिमम 3 की रेंज में है। और सोलार की जो एनर्जी, सोलार का जो पर यूनिट इकोनॉमिक्स है, वो और सही होता जा रहा है और सस्ता होता जा रहा है, बिकॉज़ चाइना बहुत ज़्यादा सेल मैन्युफैक्चरिंग करता है, मॉड्यूल्स बनाता है। और डिमांड उतनी नहीं है जहाँ पे जितना वो ओवर सप्लाई कर रहा है। उस वजह से आपका जो सोलार की जो पावर की एनर्जी कॉस्ट है वो कम होती जा रही है। एंड इट्स अ गुड साइन किसी भी सेक्टर के लिए। जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करता है कोई भी सेक्टर, तो आपकी पर यूनिट इकोनॉमिक्स जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है, विच इज़ अ गुड साइन। तो इसीलिए सोलार पे बहुत ज़्यादा फोकस है। अब गवर्नमेंट ने कितनी स्कीम्स निकाली है, लाइक पीएम कुसुम स्कीम है जो किसानों के लिए है स्कीम।
उसमें से भी उसमें एग्रीकल्चर फीडर्स को सोलराइज करना है, एग्रीकल्चरल पंप्स को सोलराइज करना है। बाकी आपकी एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो रूफ टॉप सोलर घर बिजली योजना समथिंग है उसका नाम, उसमें से भी 1 करोड़ हाउस होल्ड्स के ऊपर आपको रूफ टॉप इंस्टॉलेशन करना है सोलार का, वो एक स्कीम है। गवर्नमेंट एनुअल टेंडरिंग करती है 50 गीगावाट्स की। इनफैक्ट लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने टारगेट भी अचीव किया, आई थिंक 69-70 गीगावाट्स की टेंडरिंग हो गई। बाकी आरपीओ ऑब्लिगेशंस हैं, जो जितने भी ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स हैं वहाँ पे उनको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से एक्यूमुलेट करनी है या प्रोक्यूर करनी है। और ये जो आरपीओ ऑब्लिगेशंस है 2030 तक बढ़ते ही रहने वाले हैं, धीरे धीरे परसेंटेज वाइज ये बढ़ेंगे। बाकी सीपीएसयू स्कीम्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट एज आई सेड टेंडरिंग करती है। और जब गवर्नमेंट टेंडर निकालती है या फिर गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है, तो गवर्नमेंट एनकरेज करती है कि जब जो जिसमें डोमेस्टिक कंपोनेंट्स डीसीआर होता है, डोमेस्टिक कंपोनेंट रिक्वायरमेंट्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ इट, तो आपको डोमेस्टिकली जो प्रोक्यूर किया गया है, जैसे आपका सोलार मॉड्यूल बन रहा है, तो अगर इंडिया में बना है, उसके कंपोनेंट्स इंडिया में, तो प्रिफरेबल रहते हैं बहुत ज़्यादा। बाकी सोलार पार्क्स गवर्नमेंट फोकस कर रही है, 37.7 गीगावाट्स की उसमें एनर्जी कैपेबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे कमीशन भी हो गए हैं, बहुत सारे अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। तो इतना सारा फोकस चल रहा है गवर्नमेंट का। अगर मैं आपको बताऊँ 100% एफडीआई है इस सेक्टर में। एनुअल टेंडरिंग मैंने बता दिया है। बाकी जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट का जो टैक्सेस होते हैं वो भी गवर्नमेंट ने कम हटा दिए हैं, वेवर कर दिए हैं, ताकि जो ये रिन्यूएबल को है सोलार एनर्जी को पुश मिले। अब ये कंपनी क्या करती है, ये मॉड्यूल्स नहीं बनाती है, जैसे मैंने आपको बताया, ये मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, किसी भी टाइप का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है। ये करती है ईपीसी का काम, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का काम। उसमें क्या होता है, सपोज मैं छोटे स्केल पे मुझे अपने घर पे रूफटॉप इंस्टॉल करवाना है सोलार का, तो मैं इस कंपनी को कॉल करूंगा, बोलूंगा आओ आप मेरे घर में सोलार लगाओ। मॉड्यूल लेके आएगी कंपनी या बैलेंस ऑफ सिस्टम लेके आएगी कंपनी। बैलेंस ऑफ सिस्टम और इनके टर्न की प्रोजेक्ट्स में ये डिफरेंस है कि जो टर्न की प्रोजेक्ट्स होता है उसमें मॉड्यूल्स इंक्लूडेड होते हैं। सपोज मैं एक छोटा रेजिडेंशियल में अपने रूफ टॉप पे मुझे नहीं लगवाना है, मेरे को लगवाना है, मैं बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार बहुत पैसा है, इन्वेस्ट करता हूँ, एक सोलार प्रोजेक्ट बनाता हूँ बहुत बड़ा, लाइक 800 मेगावाट्स का, 900 मेगावाट्स का, बहुत ही बड़े स्केल पे। और मुझे वो जब वो इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं इलेक्ट्रिसिटी बेचूंगा डिस्कॉम्स को, जो होती हैं आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज किसी भी स्टेट की। तो मैं क्या हुआ इस केस में, मैं हुआ आईपीपी, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, और मैं परचेज पावर एग्रीमेंट्स के थ्रू, पीपीएस के थ्रू किसी भी डिस्कॉम को एनर्जी बेच सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरे को तो अब छोटे स्केल पे नहीं करना है ना, मेरे को छत पे अपना नहीं लगवाना है सोलार, मेरे को बहुत ही बड़े स्केल पे चाहिए। तो मैं बोलूँगा वारी को कि वारी आप मेरे लिए ये सोलार का प्रोजेक्ट बैठाओ। अब इसमें से भी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है टर्न की, मैंने आपको बताया, एक होता है बैलेंस ऑफ सिस्टम, मैंने आपको बताया। तो जैसे मैं एक बड़ा आईपीपी हूँ, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, तो अगर मेरी जान पहचान है किसी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर से, तो मैं बोलूँगा वारी को कि वारी मैं मॉड्यूल्स अपने ला रहा हूँ सोलार। जब सोलार कैपेसिटी इंस्टॉल होती है तो सबसे मेजर खर्चा उसमें आता है मॉड्यूल्स का, सोलार मॉड्यूल्स का। तो मैं बोलूँगा नहीं यार, सोलार मॉड्यूल्स तो मैं ला रहा हूँ, बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर तुम तैयार करो, पूरा ऑपरेट करके दो मुझे। तो वो टर्न की प्रोजेक्ट नहीं होगा, वो होगा बैलेंस ऑफ सिस्टम प्रोजेक्ट। क्योंकि जब एक सोलार प्रोजेक्ट बैठता है तो उसमें सिर्फ पीवी मॉड्यूल्स नहीं लगते हैं, उसमें आपका स्विचेस लगती हैं, वायर्स लगती हैं, आपका एक आपका बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, कोई बीईएसएस हो गया, आपका कोई आपको एनर्जी स्टोर करने के लिए भी चाहिए ना, जब एक्सेस एनर्जी स्टोर हो रही है। बाकी आपको सोलार इन्वर्टर चाहिए, बिकॉज सोलार जब क्रिएट करता है एनर्जी तो वो डीसी में क्रिएट करता है, डायरेक्ट करंट। मेरे को तो ऑल्टरनेटिंग करंट चाहिए, बिकॉज घरों में तो ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई होती है, और उसका जो माउंटिंग स्ट्रक्चर है वो भी मुझे चाहिए, जिसके ऊपर सोलार मॉड्यूल्स में बैठाऊंगा। तो वो होता है बैलेंस ऑफ सिस्टम में आता है ये सारी चीज़ें, एक्सक्लूडिंग PV modules, everything that remains a part of an operating solar project that comes इनटू बैलेंस ऑफ सिस्टम प्रोजेक्ट्स। तो दो टाइप के इनके मैंने प्रोजेक्ट्स बताए। एक तो टर्न की में तो मॉड्यूल्स भी वारी सोर्स करके देगा अपने कस्टमर को, और बैलेंस ऑफ सिस्टम वाले प्रोजेक्ट में मॉड्यूल्स अब कस्टमर ला के देगा, और वारी सिर्फ बाकी का जो बैलेंस ऑफ सिस्टम में प्रोजेक्ट्स इक्विपमेंट लगते हैं वो तैयार करके देगा और अपनी फीस लेगा।
तो अब दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वारी जो WRTL की हम डिस्कशन कर रहे हैं, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज, वो है वारी एनर्जीज की सब्सिडियरी। अब वारी एनर्जीज क्या करता है, वारी एनर्जीज बनाता है पीवी मॉड्यूल्स। तो सपोज कोई कस्टमर है, उसको अगर वो आपको टर्न की प्रोजेक्ट दे रहा है वारी रिन्यूएबल्स को, तो मॉड्यूल्स भी वारी रिन्यूएबल्स को लेने पड़ेंगे। अब वारी रिन्यूएबल्स के लिए अच्छा क्या है, वो तो वारी एनर्जी से ले लेगा ना मॉड्यूल्स, अपनी पेरेंट कंपनी से, क्योंकि वारी एनर्जीज मॉड्यूल्स बनाता है, तो उसके लिए वहाँ पे फायदा होता है, कॉस्ट यहाँ पे बचता है इसका। और 70% प्रोजेक्ट जो वारी को मिलते हैं वो विदाउट मॉड्यूल्स मिलते हैं, और बाकी 30% मिलते हैं जो विद मॉड्यूल्स मिलते हैं। ऑलराइट, तो ये बेसिकली इसका बिजनेस मॉडल है। ये करती क्या है, ये मैंने ईपीसी बताया। चाहे अब लेट्स से टेक्सटाइल सेक्टर में कोई भी कंपनी है, जैसे मैंने दो का डिस्कशन किया भी है इस चैनल पे, इंडोकाउंट है, वेल्सपन है। अब ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं, ये यूरोप में एक्सपोर्ट करती हैं, ये अमेरिका में एक्सपोर्ट करती हैं। तो जो वहाँ का जो रिटेलर है, जो ये कस्टमर है, वो बहुत फिनिकी होते हैं, बहुत उनका एक पंगा रहता है कि आपको जो भी मैं प्रोडक्ट सोर्स कर रहा हूँ, लेट्स से मैं अमेजोन हूँ, मुझे वेल्सपन लिविंग का इंडोकाउंट से प्रोडक्ट सोर्स करवाने हैं होम टेक्सटाइल के, लेट्स से बेडशीट सोर्स करवानी है, तो मैं वेल्सपन को डंडा करूंगा, मैं इंडोकाउंट को डंडा करूंगा कि आपकी जो प्रोसेसेस हैं वो कार्बन फ्रेंडली, इको फ्रेंडली होनी चाहिए, कार्बन इंटेंसिव नहीं होनी चाहिए। तो जो ये टेक्सटाइल कंपनीज है ना, इनको प्रेशर आता है कि अपनी जो जैसे वाटर डिस्चार्ज पे काम करते हैं कि जीरो वाटर डिस्चार्ज हमारा प्लांट होना चाहिए, या हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो कार्बन, जो कोल पावर्ड फायर प्लांट्स हैं वहाँ से नहीं आनी चाहिए, हम खुद का सोलार प्लांट लगाएंगे और वहाँ से एनर्जी लेंगे। तो उससे दो फायदे होते हैं इनको, एक तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बचता है, बाकी जो यूरोप और अमेरिका में जो कस्टमर्स हैं इनके, उनको भी कोई दिक्कत नहीं होती है, कि वो कहते हैं कि ठीक है, ये कंपनी अपने ESG और CSR ऑब्लिगेशंस पे काम कर रही है। तो इस कंपनी के वारी रिन्यूएबल्स का क्लाइंट भी हो सकता है वेल्सपन या इंडोकाउंट, आई एम नॉट सेइंग है, बट कंपनीज लाइक वेल्सपन एंड इंडोकाउंट जो बहुत ही एक थोड़ा बड़े स्केल पे सोलार प्लांट बिठाती हैं अपने कैप्टिव कंजम्पशन के लिए, सिर्फ खुद के लिए एनर्जी यूज करने के लिए, तो वहाँ पे भी ये काम करती है। और ईपीसी में भी ना दो टाइप के बिजनेस मॉडल्स होते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो सोलार सेक्टर है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें दो मॉडल्स होते हैं ईपीसी वाले काम में भी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन में भी। आपका पहला हो गया केपेक्स मॉडल, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो आपका कस्टमर है वो अपफ्रंट सारा कॉस्ट प्रोवाइड करेगा आपको, जितना भी कॉस्ट आता है प्रोजेक्ट का। लेकिन जो दूसरा मॉडल होता है, रेस्को मॉडल जो होता है, वहाँ पे कंपनी खुद का फाइनेंसिंग भी करवाती है, यही वारी रिन्यूएबल्स पैसा भी प्रोवाइड करती है, मॉड्यूल्स भी प्रोवाइड करती है, सब कुछ वारी करेगी, ऑपरेट भी वारी करेगी, सब कुछ इसमें वारी करेगी। और जो ओनरशिप है ये केपेक्स वाले मॉडल में कस्टमर को चली जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली सारा पैसा उसी ने दिया है ना। और जो रेस्को मॉडल है उसमें ओनरशिप भी ट्रांसफर नहीं होती है। तो ये दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मॉडल हैं इस इंडस्ट्री में। बाकी अगर हम बात करें कि कंपनी कैसा कर रही है, आई थिंक दूसरा अभी इम्पोर्टेंट रह गया है इसका बिजनेस मॉडल, वो है ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस। अब आप सोलार की जब बात करते हैं, तो जब सोलार प्लांट आपने आज इंस्टॉल कर दिया, तो उसको ऑपरेट और मेंटेनेंस करने के लिए भी एक बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, बिकॉज अगर सोलार को आप टाइम टू टाइम मेंटेन नहीं करेंगे सोलार प्लांट को, तो उसकी एनर्जी जो जनरेशन कैपेसिटी होती है वो कम हो जाएगी। इसीलिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी है। अब अभी वारी का क्या सीन है कि वारी ने ईपीसी प्रोजेक्ट तो थोड़ा टाइम से कर ही रही है, पिछले 2-3 सालों से तो अच्छे से कर रही है, स्केल पे कर रही है, लेकिन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में इस पे अभी सिर्फ 900 मेगावाट का ऑर्डर है, जो इसकी ऑर्डर बुक है। अब जो इसकी 900 मेगावाट, आप ध्यान रखो, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस की ऑर्डर बुक, अब जो बाकी इसकी अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है ईपीसी वाले सेगमेंट में, वो है 2 गीगावाट की। 2 गीगावाट मतलब 2000 मेगावाट, 2100 समथिंग, 2.1 गीगावाट की इनकी अभी अनएग्जीक्यूटेड ईपीसी में पाइपलाइन पड़ी हुई है, जो उनको अगले 12 से 18 महीने में कंप्लीट करनी है। और ये क्या कर रहे हैं, जैसे ही वो एग्जीक्यूट करते रहेंगे, अपना ईपीसी प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल करवाते रहेंगे, इस क्लाइंट का किया, उस क्लाइंट का किया, इस क्लाइंट का किया, तो इनको आगे जाके उनसे O&M ऑर्डर्स भी आएंगे। क्योंकि मैं, जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया, मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मेरे को मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे को इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर बनना है, एक बड़ा स्केल पे सोलर प्लांट बिठाना है। तो आज मैंने बिठाया, लेकिन अब उसको मेरे को ऑपरेटर मेंटेन भी करना है, मैं खुद तो नहीं कर सकता हूँ, मेरे को किसी कंपनी को देना पड़ेगा। तो मोर और लेस मैंने अगर वारी से किया है, मेरे को वारी का काम पसंद आया है, तो मैं वारी को ही ऑपरेट एंड मेंटेन का ऑर्डर भी दूंगा, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का। तो वारी को अब धीरे धीरे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से भी ऑर्डर मिलने शुरू होंगे। ये कंपनी का गाइडेंस भी है कि हम ट्वाइस
कर देंगे इस साल में जो हमारे ऑपरेशन मेंटेनेंस के ऑर्डर्स हैं, एंड इट्स ऑब्वियस ऑल्सो, मैंने जो प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है उसी में मैं ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम भी करूंगा। बाकी थर्ड सेगमेंट इनका आता है, ये खुद भी आईपीपी है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। आई थिंक 40 मेगावाट्स का इनके पास सोलार कैपेसिटी है, जहाँ से एनर्जी जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी बेचते हैं, उससे भी ये पैसा कमाते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बिजनेस मॉडल समझाया, 3 सेगमेंट, ईपीसी ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, थर्ड आईपीपी जहाँ पे ये अपनी पावर बेचते हैं, ये बहुत ही छोटा सा सेगमेंट है। तो अब इसकी इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं, कैसा रहा इनका एक क्वार्टर इनके लिए। तो जो टोटल रेवेन्यू है इस कंपनी का वो बढ़ा है 83% से, विच इज़ अ वेरी गुड बॉल पार्क टू बी इन। एबिटा इनका बढ़ा है 206% से, बहुत ही अच्छा। एबिटा मार्जिन इनके इंप्रूव हुए हैं अच्छे खासे, पहले 10.39% के थे, अभी 17.38% के हो गए हैं। बाकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम सीधा बात करें तो वो 200% से बढ़ा है। तो कंपनी का इनकम स्टेटमेंट तो बहुत ही अच्छे परसेंट से बढ़ा है, लेकिन फिर भी स्टॉक इतना ज़्यादा फॉल क्यों हुआ, उसकी चलो हम स्टॉक की लास्ट में बात करेंगे। आपने रिजल्ट देखा, बहुत ही अच्छा था। अब Q1 FY25 के चीज़ें देख लो जो मैंने आपको बताई हैं, उसको आप फॉर्मली देख लो अपनी स्लाइड्स पे क्या क्या है। तो रेवेन्यूज 83% से बढ़ा, एबिटा 206% से बढ़ा, पैट 208% से बढ़ा। अब भाई इनके पास अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है 2191 मेगावाट पीक की। मेगावाट पीक क्या होता है, जब ये ऑर्डर्स ये एग्जीक्यूट करेंगे तो जो पीक कैपेसिटी होने वाली है सारे ऑर्डर्स को मिला के, सारे कस्टमर्स के, सारे सोलार प्लांट की जो कैपेसिटी बैठाने वाले हैं उसका 2.1 गीगावाट, विच मीन्स 2191 मेगावाट, जो मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया गीगावाट टू मेगावाट का, मेगावाट टू गीगावाट का, राइट। अभी सक्सेसफुल जो इन्होंने इस क्वार्टर में ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए हैं वो हैं 217 मेगावाट पीक के। पीक आप समझ लो कि मैक्सिमम कैपेसिटी वो थी। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इस क्वार्टर में कितना आया, 2 CR का। अभी ये बहुत ज़्यादा स्केल करने वाले हैं ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस को धीरे धीरे, जैसे ही मैंने बताया कि इनको ऑर्डर्स मिलेंगे इसके, जो उन्होंने पास्ट ऑर्डर्स जो उन्होंने पास्ट सोलार प्रोजेक्ट्स को इंस्टॉल किया है उसके O&M ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। अब की ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स इनके देखो, तो आपको ये स्लाइड दिखाने का मतलब ये है कि आप देख पाओ कि इनके प्रोजेक्ट्स किस टाइप के होते हैं। तो पहला आप इमेज चेक करो, वो है ग्राउंड माउंटेड जो सोलार प्रोजेक्ट है जो आंध्रा में है। दूसरा भी ग्राउंड माउंटेड है, इसमें आप देखोगे एक फ्लोटिंग सोलार भी है जो ये लेक्स वेक्स के ऊपर बनाते हैं। तो फ्लोटिंग सोलार का भी अभी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं है, कम कंट्रीब्यूशन है। बाकी ग्राउंड माउंटेड का तो इनका बहुत ज़्यादा है। अब ये सारे टाइप के प्रोजेक्ट से बैठाते हैं, देखो आप अपनी स्लाइड पे देखो, ये सारे सोलार मॉड्यूल्स बिठा रहे हैं एक किसी माउंटेड स्ट्रक्चर के ऊपर। तो ये सब इनके प्रोजेक्ट्स हैं। अब हमने इसकी प्रोजेक्ट्स की बात कर ली, अब हम बात करते हैं कंपनी की। लेट्स से एबिटा की चलो सबसे पहले बात करते हैं। तो इस कंपनी के लिए फ़ायदा क्या है, जो इस कंपनी के पीयर्स हैं, इस कंपनी के पीयर्स का एबिटा मार्जिन जो है वो हार्डली सिंगल डिजिट में आता है, 8-9-10% के आसपास आता है। लेकिन इस कंपनी का लगातार पिछले 2 साल से तो एबिटा मार्जिन 24% चल रहा था, अभी इस क्वार्टर में 17% हुआ है। वन ऑफ द रीजंस व्हाई द स्टॉक वाज डाउन कि इनका मार्जिन कम हो रहा है। लेकिन कंपनी ने पहले से ही गाइड किया है कि जो हमारे सस्टेनेबल मार्जिन के लेवल्स हैं वो 15% होने वाले हैं, 15 से 20, मोस्टली 15%। तो कभी ये किसी टाइप, अब सी ईपीसी प्रोजेक्ट्स में होता क्या है ना, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं। और इतने सारे प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली कंपनी एग्जीक्यूट कर रही है, तो ऑब्वियसली कोई प्रोजेक्ट ज़्यादा मार्जिन का होता है, कोई प्रोजेक्ट्स कम मार्जिन का होता है। तो ब्लेंडेड जो इनका 24% का मार्जिन चल रहा है, कंपनी ने, मतलब हुआ ऐसा होगा, ऑब्वियसली कंपनी ने बताया नहीं है, हुआ ऐसा होगा कि मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स हैं हाई मार्जिन प्रोजेक्ट्स रहे होंगे। लेकिन अभी कंपनी को जब मिल रहे हैं, बिकॉज द कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इन द इंडस्ट्री इज़ वेरी हाई, अब ये बहुत हाई हो रही है, ईपीसी में भी काफ़ी हाई हो रही है, तो इनके मार्जिन धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं। अभी ये जो सस्टेनेबल मार्जिन हैं, जो शायद अभी इन्होंने पिछले 1 साल में प्रोजेक्ट्स बिड किए हैं और उनको प्रोजेक्ट मिले हैं ईपीसी के, जो ये आगे जाके 12 से मैंने बताया ना 2 गीगावाट की अनएग्जीक्यूटेड कैपेसिटी है अभी इनके पास, जो इनको एग्जीक्यूट करने हैं प्रोजेक्ट्स, तो वो कम मार्जिन पे मिले होंगे। और कंपनी को तो ये पता है, इसीलिए कंपनी ने आगे 15% के सस्टेनेबल मार्जिन को गाइड किया है। और कंपनी के मार्जिन अपने पेयर से ज़्यादा क्यों हैं, इसका रीज़न कंपनी ने नहीं बताया। मैनेजमेंट ने यही कहा कि लीव सम थिंग्स एज सीक्रेट, और मतलब ये सीक्रेट रहने दो हमारा, मतलब वाई वी शुड टेल इट ओपनली इन पब्लिकली, ताकि और जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कॉपी ना कर पाएँ। बाकी डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं है सोलार की, सोलार एनर्जी की, बिकॉज मैंने आपको सारा बताया कि क्या क्या गवर्नमेंट का फोकस चल रहा है इसमें। तो अब हुआ क्या है, 280 गीगावाट्स की
जैसे मैंने बताया 500 गीगावाट्स का सोलार रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी जनरेट करनी है इंडिया को 2030 तक। उसमें से भी 280 गीगावाट्स की सोलार की होनी है, उसमें से 80 समथिंग की सोलार की हो गई है। लेकिन अब बचा कितना है? 200 गीगावाट्स। किसी एनालिस्ट ने क्वेश्चन पूछा भी था कि उस 200 गीगावाट को जब आप 2030 तक एग्जीक्यूट करोगे तो उसके बाद क्या? उसके बाद तो कोई ग्रोथ नहीं आएगी कंपनी में। तो कंपनी का कहना ये है कि हम अभी सिर्फ सोलार पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन हम अब पूरा एक रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनी बनने वाले हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन के भी प्रोजेक्ट्स पे बिड करेंगे। अभी बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं है ग्रीन हाइड्रोजन का, छोटा ही पोर्शन है कंपनी में। और वो भी कंपनी ने किसी पीएसयू के साथ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। उसके बाद उनको कोई ज़्यादा उसमें अभी डिटेल्स नहीं शेयर किए हैं जो पीएसयू है। तो धीरे धीरे हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स में भी आएंगी, ग्रीन हाइड्रोजन में भी आएगी। और दूसरा इंटरेस्टिंग इसका ये मुझे लगा इस कॉन कॉल में पढ़ के कि कंपनी बीईएसएस वाले प्रोजेक्ट्स को भी बिड करने वाली है। अब बीईएसएस वाले प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? बीईएसएस एक टेक्नोलॉजी है ना जो ये बहुत फेमस हो रही है। मैं हर कंपनी को, जैसे अब रिलायंस का अभी एजीएम हुआ था, तो रिलायंस ने भी बीईएसएस में भी आ रही है। रिलायंस राउंड द क्लॉक आरटीसी इन्हें कहते हैं कि राउंड द क्लॉक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी। हाउ? बिकॉज जो आपका सोलार है वो दिन में तो बहुत एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब धूप चमक रही है, धूप से एनर्जी लेगा, सन से एनर्जी लेगा, प्रोवाइड करेगा। लेकिन रात के टाइम पे ये विंड एनर्जी के भी साथ है। जब विंड चल रही है तो अच्छी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, विंड नहीं है तो ऑब्वियसली विंड मिल ढंग से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो जब ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है ड्यूरिंग सन, ड्यूरिंग डे लाइट, तो जो सोलार पैनल है वो अपनी एक्सेस एनर्जी है वो स्टोर कर देगा। वो स्टोर कहाँ करेगा? वो स्टोर करेगा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में। अब कंपनी इसके प्रोजेक्ट्स भी बिकॉज एक्सपर्टीज है कंपनी को पूरे सोलार में, तो जो बीईएसएस वाले प्रोजेक्ट्स होंगे कंपनी वहाँ पे भी फोकस करेगा। अब इसके लिए बीईएसएस के लिए बीईएसएस जो टेक्नोलॉजी है ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जो वारी टेक्नोलॉजीज है, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज नहीं, वारी टेक जो है वो बैटरी में आने वाला है। अभी आप उसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी एक इंडिकेशन है कि वो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है। तो आई होप वो बीईएसएस ही होगा। अब रिलायंस भी 30 गीगावाट का प्लांट बिठा रहा है, तो बीईएसएस वाली एनर्जी पे बहुत फोकस है। अब स्टोरेज जो होती है, एनर्जी को स्टोरेज करने की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हैं। वो एक पम्प्ड हाइड्रो पावर भी होता है, आप पम्प्ड स्टोरेज भी होता है। अब आप एक एग्जांपल समझो, पम्प्ड हाइड्रो पावर का एग्जांपल लेते हैं, उससे हम पम्प्ड स्टोरेज की एनर्जी को समझेंगे किस तरीके से एक एनर्जी स्टोर होती है। सपोज दो रेजर्वायर्स हैं पानी के, एक ऊपर है एक नीचे है, और ये मतलब आसपास ही होते हैं, बस हाइट का डिफरेंस होता है इनमें। तो जब ऊपर वाले रिजर्वॉयर से पानी छोड़ा जाता है नीचे वाले रिजर्वॉयर में तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो जब एक्सेस एनर्जी जनरेट हो रही है, सोलार से भी एनर्जी आ रही है, विंड से भी एनर्जी आ रही है और बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो ये क्या करता है, जो नीचे वाला रिजर्वॉयर है वो वापस पंप करता है ऊपर वाले रिजर्वॉयर में पानी। क्यों? ताकि जो जब एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा हो जाए और जो सप्लाई है पीछे से वो कम हो जाए। बिकॉज सोलार की एनर्जी नहीं है, विंड की एनर्जी नहीं है, कम है, इस टाइम पे विंड नहीं चल रही है, रात का टाइम है, तो वापस से जो पानी ऊपर भेजा गया है वो वापस से नीचे छोड़ा जाए और उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाए। तो ये जो पम्प्ड हाइड्रो पावर है ना, ये एक बड़ी सी बैटरी की तरह काम करता है। तो ये एक तरीका है बैटरी अब एनर्जी स्टोर करने का। आप रिवाइंड करोगे आपको समझ आ जाएगा, और थोड़ा बहुत गूगल भी आप कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा जो पम्प स्टोरेज होती है वो क्या होती है। दूसरा टेक्नोलॉजी है बीईएसएस। मुझे ऐसा लगता है, मेरा इंट्यूशन ये है कि बीईएसएस बहुत स्केल करने वाला है। बिकॉज अमारा राजा हो गई एंड आई थिंक एक्साइड और अमारा राजा दोनों बीईएसएस के प्रोडक्ट्स में काफ़ी हेविली फोकस करने वाले हैं आगे जाके। तो ये कंपनी इस वाले प्रोजेक्ट्स में भी बीईएसएस वाले प्रोजेक्ट्स को भी बिड करेगी। तो डिमांड सिर्फ 200 गीगावाट्स की नहीं नहीं बची है अभी। बिकॉज जैसे मैंने बताया ना, 500 में से 280 गीगावाट सोलर को करना है 2030 तक, लेकिन 80 ऑलरेडी कर चुका है। तो अभी सिर्फ देखा जाए तो 200 गीगावाट बचा, लेकिन नहीं, 200 गीगावाट नहीं, आगे और डिमांड क्रिएट होगी। वो कैसे होगी? जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल है। जो 500 गीगावाट है ना वो ग्रिड कनेक्टेड का टारगेट है जो गवर्नमेंट ने रखा है। लेकिन ऑफ ग्रिड में भी तो बहुत सोलार पावर प्लांट्स बैठते हैं जो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है, तो वहां से भी अभी एनर्जी एनर्जी की डिमांड आएगी। तो 200 नहीं है, कंपनी का कहना ये है। काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एटलीस्ट आगे 5-10 साल तक इनको बहुत ज़्यादा स्कोप दिखता है अपने बिजनेस सेगमेंट में। बाकी
इन्होंने एक 5B मैवरिक के साथ भी कोलैबोरेट किया है। वो क्या करती है, वो प्री फैब्रिकेटेड माउंटेड स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाती है। उससे इनका जो डिलीवरी टाइम है, ईपीसी प्रोजेक्ट का डिलीवरी टाइम है, इंस्टॉलेशन टाइम है, वो कम हो जाएगा। और जब वो कम हो जाएगा तो कंपनी आगे जाके और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर सकती है। अगेन टर्नओवर बढ़ जाएगा, ऐसे टर्नओवर बढ़ जाएगा। अब ऐसे टर्नओवर बढ़ेगा तो आरओई आरओसी पे अच्छा खासा इम्पैक्ट आता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। बाकी मैंने बैलेंस ऑफ सिस्टम्स के बारे में बता दिया, टर्नकी के बारे में मैंने बता दिया। अब इनका इंपॉर्टेंट एक और पैरामीटर समझो। जब ये कंपनी 1 मेगावाट का ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करती है, मतलब 1 मेगावाट के सोलर प्लांट को बिठाया, तो कंपनी का जो इनकम है, रेवेन्यू जनरेशन है, वो होता है 1.1 टू 1.2 CR का पर मेगावाट का। अब इस कंपनी पे कितना अनएग्जीक्यूटेड कैपेसिटी बचा हुआ है, वो बचा हुआ है आपका 2191 मेगावाट का। तो कंपनी का ये मानना है कि FY25 में 2500 से 2800 करोड़ का रेवेन्यू हम जनरेट करेंगे, विच इज़ वेरी गुड। मतलब अभी आप अगर इनफैक्ट मैं देख ही लेता हूँ, आपको एग्जैक्ट फिगर बता देता हूँ। तो वारी का अगर आप ट्रेलिंग 12 मंथ्स का भी देखेंगे तो 984 सीआर का रेवेन्यू है, यहाँ से भी अच्छा खासा जंप है। तो मोर देन डबल करने की बात कर रही है कंपनी अपने रेवेन्यूज को, मतलब 100% का रेवेन्यूज में ग्रोथ आएगा। ये इस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो and this is just a guidance that has been provided by the company, but आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि the nature of the business model is that it's very volatile। मतलब ईपीसी प्रोजेक्ट्स का कुछ पता नहीं चलता है, डिले हो गए, आज नहीं हुआ कल होगा, ये प्रॉब्लम आया वो प्रॉब्लम आया। तो एग्जीक्यूशन हैज टू बी क्लोजली ट्रैक्ड। अगर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है प्रोजेक्ट्स, तो गाइडेंस देने का और कोई मतलब नहीं है, बिकॉज द कंपनी वोंट बी एबल टू मीट इट्स गाइडेंस। तो आपको नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर्स में अच्छे से ट्रैक करना है। एटलीस्ट इसको इसका ये पैरामीटर चेक कर लेना कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितना मेगावाट का सोलार कैपेसिटी को एग्जीक्यूट किया है। जैसे मैंने बताया 217 इस क्वार्टर में था, तो नेक्स्ट क्वार्टर में बढ़ना ही चाहिए कंपनी का, बिकॉज कंपनी को 2000 मेगावाट कंप्लीट करना है नेक्स्ट 12 से 18 महीने में। बाकी अगेन मैंने बताया कि सोलार हाइब्रिड आरटीसी स्पेस, राउंड द क्लॉक स्पेस में भी ये बिड करने वाली है एनर्जी स्टोरेज में, चाहे वो पंप स्टोरेज हो चाहे बीईएसएस हो। अब कंपनी ने एक और चीज़ बताई है कि जो पहले इनका प्रोजेक्ट्स आते थे वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स से आते थे, जिनको प्लांट बिठाना है और इलेक्ट्रिसिटी बेचनी है डिस्कॉम्स को, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को। लेकिन अब कंपनी क्या कह रही है कि हमारे गवर्नमेंट से भी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एनएचपीसी, एनटीपीसी, एसजेवीएन, यहाँ से भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बिकॉज गवर्नमेंट भी बहुत फोकस कर रही है कि अपने एनर्जी सोर्सेज को भी रिन्यू किया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी के साथ से ही प्रोक्यूर किया जाए, ताकि जो क्लाइमेट गोल्स हैं वो मीट हो सकें। बाकी लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका समझ लेते हैं बिफोर वैल्यूएशंस, कि जो सोलार मॉड्यूल, अब आप देखोगे कि ओवरऑल इंडस्ट्री में अगर आपको टेंशन ये चीज़ की हो रही है कि सोलार के सेल के प्राइसेस गिर रहे हैं, सोलार मॉड्यूल के प्राइसेस गिर रहे हैं, तो इस कंपनी को कैसे इम्पैक्ट करेंगे? तो द आंसर इज द कंपनी डज नॉट गेट इम्पैक्टेड बाय वेरिएशंस इन सोलार मॉड्यूल प्राइसेस। क्यों? बिकॉज कंपनी अगर एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट साइन कर रही है सपोज किसी क्लाइंट के साथ, तो जो मॉड्यूल के प्राइसेस है कंपनी लॉक इन कर देती है। तो आगे जाके अगर मॉड्यूल के प्राइसेस बढ़ भी जाएं या घट भी जाएं, तो ना कंपनी को फायदा होगा ना कंपनी को नुकसान होगा। तो ये एक दिस इज काइंड ऑफ अ हेजिंग मैकेनिज्म दैट द कंपनी यूजेस। तो इस जो वेरिएशंस ऑफ पीवी मॉड्यूल प्राइसेस है, इससे कंपनी को कोई ना फायदा है ना नुकसान है, तो इससे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो अगर मैं वारी रिन्यूएबल्स के वैल्यूएशंस की बात करूं, तो करंटली तो 90 के अबव पी पे है, और मैं तो कभी किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगा, और खुद भी कभी इन्वेस्ट नहीं करता हूँ किसी भी कंपनी में जो 90 के पीई पे ट्रेड कर रही हो। इट्स अ वेरी रिस्की ट्रेड और वेरी रिस्की इन्वेस्टमेंट। मतलब यहाँ से आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही गंदा हो जाता है। अगर थोड़ा सा भी अर्निंग्स में इधर उधर हो गया या फिर कोई भी प्रॉब्लम कंपनी में आती है, तो 90 के पीई को 60 के पीई में जाने में टाइम नहीं लगता है, आपका सारा कैपिटल खराब हो जाएगा। बट मेरा पॉइंट आपको डराना नहीं है, मेरा पॉइंट आपको है एक, आपको कैलकुलेटेड बेट लेने का। 90 पी पे एंटर करना किसी भी स्टॉक में बहुत रिस्की होता है, अनटिल अनलेस आप, मतलब बिल्कुल आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास इतना कैपिटल है, आप चलो ठीक है यार 5 लाख लगा दो इस कंपनी में, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे को, 5 लाख डूब भी जाए तब तो चलो ठीक है। लेकिन आपको कैपिटल बहुत सेव करके चलना है, तो 90 के पी पे एंटर करने का कोई फायदा नहीं है। इवन दो द कंपनी इज सेइंग कि मैं 100% से ज़्यादा से ग्रो करने वाली हूँ इस साल में। तो अगर मैं 16 का पैट है इस साल कंपनी का, अगर मैं बहुत ही कंजर्वेटिव फिगर लेता हूँ, मैंने क्या बोला कि 2500 टू 2800 का रेवेन्यू प्रोजेक्शन है
ऑफिशियल प्रोजेक्शन नहीं है, बट सिंस 1 करोड़ इनको 1 मेगावाट का मिलता है, राइट, तो इनके पास 2 गीगावाट की भी कैपेसिटी है, 2000 मेगावाट की अनएग्जीक्यूटेड कैपेसिटी है जो इनको कंप्लीट करनी है। तो कंपनी ने भी ये कहा कि 25 से 2800 करोड़ का रेवेन्यू हम एस्टिमेट कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट द फॉर्मल गाइडेंस। लेकिन अगर मैं 16 का पैट है इस साल का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन है 16% का, अगर मैं और कंजर्वेटिव लूँ, बहुत ही कंजर्वेटिव लूँ, 10 के पैट पे मैं आ जाऊँ, 10 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन, तो मतलब जो नेक्स्ट ईयर कंपनी अर्निंग्स निकालेगी, जो पैट निकालेगी, रेवेन्यू मैंने बताया उसको भी मैं कंजर्वेटिव लेके चलता हूँ 2500 करोड़ का। तो अगर 10 का पैट मार्जिन में लेता हूँ तो नेट प्रॉफिट कंपनी का आया नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेटेड 250 सीआर का। अब जो करंट मार्केट कैप है, फॉरवर्ड पी मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ। फॉरवर्ड पी कैसे निकालते हैं, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का तो 90 है, वो आपको दिख जाएगा स्क्रीनर पे। लेकिन फॉरवर्ड पी जब आप निकालते हैं तो करंट मार्केट कैप को आप एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग से डिवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट ईयर की एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग्स मैंने मोटा माटी कैलकुलेशन करी तो 250 सीआर का आ रहा है, 2500 करोड़ का रेवेन्यू, 10% का पैट मार्जिन ले रहा हूँ मैं, बहुत ही कंजर्वेटिव, तब भी 250 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है। तो आप करंट मार्केट कैप विच इज अराउंड 15,500 करोड़, उसको आप डिवाइड करेंगे फ्यूचर एस्टिमेटेड रेवेन्यू से, जो 250 करोड़ का मैंने एस्टिमेट किया है, तो तब भी आपको 62 का पीई आ रहा है, तब भी थोड़ा हाई पीई है। आई नो, आई अंडरस्टैंड कि एक ग्रोथ सेक्टर है, बहुत सारा टेलविंड्स है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, मे बी चीप लगे आपको थोड़ा बहुत स्टॉक बिकॉज ऑफ द फॉरवर्ड पी, और क्योंकि कंपनी ने 100% से ज़्यादा की ग्रोथ का टारगेट दिया है नेक्स्ट ईयर, तो हो भी सकता है यहाँ से कम बहुत अच्छा करे कंपनी। बट पर्सनली मुझे कंफर्टेबल नहीं है कोई भी कंपनी, चाहे वो एशियन पेंट्स हो, चाहे वो एच डी एफ सी बैंक हो। एच डी एफ सी बैंक का तो ऑफ कोर्स 90 पी नहीं हो सकता, और पी बैंक का देखना भी नहीं चाहिए। तो कोई भी कंपनी हो, कितनी भी अच्छी हो, कितना भी टेलविंड हो, 90 के पी पे एंटर करना, मतलब मेरी जो थीसिस है उस पे नहीं जाता है। और फिर बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा है कंपनी में। द ओनली प्रॉब्लम विद दिस कंपनी इज इट्स वैल्यूएशंस आर ऑन द हायर साइड। अगर बहुत मीनिंगफुल करेक्शन आता है मार्केट में, मे बी आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट्स, जो भी इलेक्शन रिजल्ट्स आने वाले हैं, मे बी मतलब कल को भी आ सकता है करेक्शन, इलेक्शन के बाद भी हो सकता है नहीं आए। देर इज नथिंग नोन एज श्योरिटी, या कोई भी कॉन्क्रीट चीज़ नहीं होती है स्टॉक मार्केट में। तो मीनिंगफुल करेक्शन आता है तो मे बी देयर विल बी अ चांस। और नेक्स्ट क्वार्टर में अगर कंपनी कैसा करती है, वहाँ से भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो 2 गीगावाट की अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर कैपेसिटी है वो फुलफिल कर पा रही है या नहीं। तो ये सब है इस कंपनी के बारे में, वैल्यूएशंस मैंने डिस्कस किए, पूरा बिजनेस मॉडल मैंने आपको समझाया है। फिर भी कोई डाउट है इस कंपनी के बारे में तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज, और मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपके क्वेरीज को रेस्पॉन्ड भी करूँ। बट हाँ, अगर आप रात को 12-1 बजे कमेंट करें तो जल्दी मैं नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज़ फिर आराम से सुबह उठ के मैं उस क्वेरी को आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। बट आई विल मेक श्योर कि जो भी आप पूछ रहे हैं उसका सॉल्यूशन मैं आपको कमेंट्स में ही दे दूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस, और फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो में किसी नए सेक्टर को, या देखते हैं जो मुझे अच्छा लगेगा जिस कंपनी को, तो मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो थैंक यू सो मच गाइस।